भारत अनेकता की एकता वाली देश है। ऐसे जहां भारत में हर राज्य में एक अलग कल्चर है, वेशभूषा है, लोग हैं, वहाँ के समाज है। विविधता में एकता वाली देश भारत। कि हमारे प्रदेश के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी। मेरे गुरुजी बार बार कहते हैं, सूर्य उदय से पहले अगर आप जाग जाओ वो दिन आपका हो। जो हमारे बुजुर्ग कहते हो वो एक अपना अनुभव जो थे। लोग हमें नॉर्थ ईस्ट भाई बंधुओं को चाइनीज कह के भी बोल देते हैं। देशभक्ति अगर देखना है तो अरुणाचल आइएगा। नया एक्सप्लोर करना है तो अरुणाचल है। कौन सा टूरिज्म करना है, हमारे वहाँ सब कुछ है। आप बातें अरुणाचल की कर रहे हैं, खुद अभी दिल्ली में रह रहे। रिक्वेस्ट करूंगा जो भी आए वो आके बांस में बना हुआ खाना, बैम्बू में बना हुआ जो खाया हुआ खाना वो जरूर ट्राई करें, वो जरूर ही ट्राई करें। स्वर्ग देखना है तो आप जरूर आइए। नमस्कार। भारत अनेकता की एकता वाली देश है। ऐसे जहां भारत में हर राज्य में एक अलग कल्चर है, वेशभूषा है, लोग हैं, वहाँ के समाज है। विविधता में एकता वाली देश भारत, जहां हम सभी एक साथ रहते हैं, एक साथ मुस्कुराते हैं, भाई बंधु की तरह रहते हैं, अपनों को सजाकर, सपनों को संवार कर, और इस देश को लेकर के इतना सीरियस रहते हैं कि हमें देशभक्ति बहुत बार बतानी पड़ती है, जतानी भी पड़ती है। एक ऐसे राज्य से हमारे साथ सांगे जी आज मौजूद हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। जहाँ से भारत में कही जाती है कि वहाँ से सूर्योदय की शुरुआत होती है, क्या ये सच है? बिल्कुल। सबसे पहले सभी को नमस्कार, और जितने भी आपके जो चैनल देखते हैं उन सभी को अभिनंदन करते हुए मैं सोई से आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले तो आपके जो चैनल है उसको फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि मैंने अब तक जितने देखे हैं उसमें आप लोगों ने मतलब देश को जोड़ने वाले जो बातें हैं, आप कोई भी क्षेत्र में उसकी बात, और अभी आपने हमारे प्रदेश के बारे में जो बात किया अरुणाचल प्रदेश, उसका आप नाम ही सुन देख लीजिए, अरुणाचल। और आपने कहा देश में सबसे पहले, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 बजे जब हम यहाँ पे सो रहे होते हैं वहाँ पे 4 बजे सूर्योदय हो चुका होता है। बहुत से बार ऐसे होते हैं कि हमारे वहाँ पे लोग तो मतलब जो भोर का समय होता है पहले से ही जाग जाते हैं। 4 बजे तो सूर्योदय होता है, लोग 3:30 बजे फोन करने लग जाती है। उनको तो पता नहीं है कि हम दिल्ली में हैं और यहाँ पे मतलब कि अब भी रात है। तो अब अगर देखें तो 1 से 1.5 घंटे का फर्क, फिर भी मतलब सूर्योदय वहाँ सबसे पहले, इसलिए नाम ही आप देखिए अरुणाचल। और कहते भी है द लैंड ऑफ द राइजिंग सन हमारे देश के जी। और दूसरा नाम है मतलब जो अंग्रेजी में बोलते हैं लैंड ऑफ द डॉर्मिंग माउंटेन्स, उसमें तो वही अरुणाचल। काफी सारे भारत में जो लोग रहते हैं वो जापान को फॉलो कर लेते हैं, जी लेकिन अरुणाचल प्रदेश जो अपने देश का पार्ट है उसको उस तरह से फॉलो नहीं करते हैं। उनको लगता है कि सूर्योदय सबसे पहले जापान में होती है, लेकिन अपने देश में कहाँ होती है बहुत कम लोगों को ऐसी जानकारी रहती है। इसलिए मैंने सोचा कि आज की शुरुआत हम वहीं से करें। मैंने बिल्कुल और आपने इस बात को यहाँ हमारे बीच में रखे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि एक जानकारी भी दे देना जरूरी है, क्योंकि हमारे प्रदेश के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी। तो हमारे प्रदेश में एक है दोंग वैली, जो कि अंजाव डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पे सबसे पहला सूर्योदय वहीं होता है 4 बजे। जी। 4 बजे, ठीक 4 बजे आपका सूर्य पहली किरण हमारे देश में पड़ता है। तो वो दोंग वैली माता, और वहाँ पे अब लोग जाने लग गए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आपके पॉडकास्ट में जो लोग देखेंगे वो भी जानने की जरूर कोशिश करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि जाना चाहिए। भाई काफी सारे बार हमें हमारे गार्जियंस बोलते रहते हैं जी कि जगना चाहिए तो सुबह 4 बजे। जी शायद वो लोग कहीं ना कहीं उसी से इंस्पायर्ड है कि भारत में सूर्योदय सबसे पहले अगर 4 बजे के आसपास होती है तो हमें वहां से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। लोग काफी सारे लोग करते हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं। जो आज की यूथ जनरेशन है उनको जरूरत है एक सुबह की शुरुआत अर्ली करनी। जी बिल्कुल। आपने ये बात जो कही है, मेरे गुरुजी बार बार कहते हैं, वो कहते हैं कि सूर्य उदय से पहले अगर आप जाग जाओ वो दिन आपका हो। जो हमारे बुजुर्ग कहते हो वो एक अपना अनुभव जो थे उसके कारण बताते हैं, और हमें ही लगता है कि ये हमें सोने नहीं देते, हमें पहले जागने कहते हैं। लेकिन अगर ठीक से देखा जाएगा तो अगर आप सूर्य उदय से पहले जाग जाएंगे, मेरे गुरुजी हमेशा यही कहते हैं, सूर्य उदय से पहले जाओगे तो वो दिन आपका है। अरुणाचल प्रदेश को काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि चाइना से सटा हुआ एरिया है, चाइना के करीब है। काफी सारी बार हम लोग देखते हैं दिल्ली और देश के
बाकी अलग अलग पार्टी में लोग हमें नॉर्थ ईस्ट भाई बंधुओं को चाइनीज कह के भी बोल देते हैं। ऐसे में जब आप लोगों के साथ भी काफी इंसिडेंट हुए होंगे, ऐसा होता है तो फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या रहा? देखिए, मैं सबसे पहले तो इस बात पर एक बात रख देना चाहता हूँ, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने भी रखा था, कि हम बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ शेयर नहीं करते, हम तिब्बत के साथ शेयर करते हैं। लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा चाइनीज बुलाते हैं, शुरुआत में थोड़ा आश्चर्य होता था, थोड़ा मन को थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इसमें उनका दोष नहीं है। इसमें क्या है, हमें और मतलब अपने प्रदेश को मतलब कि लोगों तक जागरूक बढ़ाना है। आप उस जब लोग अपने प्रदेश को, अपने सारा भारत देश के प्रदेशों को नहीं जानेंगे, तो उनके मन में तो ये रहेगा कि हमारे सकल सूरत तो पूरे साउथ एशियन कंट्री से मिलता है, जापान से मिलते हैं, या आपके वियतनाम लोगों से मिलते हैं, चाइना से मिलते हैं, तिब्बत से मिलते हैं। उनका भी गलत नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में वही है। उनके दिमाग में हमारा जो भारत है वो असम सुनते हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे उन लोग जब कोई बोलते हैं, पहले तो हाँ थोड़ा वो लगता था, बाद में हमने बोलने लगे वैसा वैसा है, हम भी भारतीय है। अरुणाचल सुना है आपने? उधर नहीं, थोड़ा असम के ऊपर है, अरुणाचल प्रदेश। कह रहा हाँ अच्छा अच्छा, वो उसको हम बताते हैं। देशभक्ति अगर देखना है तो अरुणाचल आइएगा, तब आपको पता रहे कि हम भारतीय है या नहीं। इसलिए हमारे वहां पे जब जाएंगे आप, तो आपको मतलब कि आपका आदर सत्कार शुरुआत ही करेंगे जय हिंद से। अभी काफी बार सर्कुलेट भी होती है कुछ वीडियो रील्स वहाँ के कि बहुत अच्छे से राष्ट्रगान की भी वहाँ पे बच्चे गा रहे हैं, और लोगों का स्वागत भी जिस एनर्जी के साथ करते हैं वो देखने लायक होती है। काफी अभी अरुणाचल प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं, काफी बार ऐसा सुनने को आता है कि वहाँ पे ठीक से कनेक्टिविटी नहीं है, लोग वहाँ से पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। काफी जगह रोड के दिखते हैं, रेल तो शायद अभी कई कई जगह कनेक्ट भी हुए हैं, कई जगह अभी कनेक्टिविटी बाकी भी है। तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना कितना मुश्किल है? अगर इससे जुड़े कोई आपके पास यादें हो तो। नहीं बिल्कुल, अच्छाई की बात ये है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, अतिथि देवो भव का अगर आपको साक्षात जो एकदम उदाहरण देखना है तो हमारे प्रदेश आइए, क्योंकि हमारे लोगों में, हमारे हमारे पे जो 26 जनजातियां हैं, उनमें सबसे पहले चीज जो है अतिथि देवो भव का ही मतलब कि बचपन से ही सिखाया जाता है। ये तो हम में है। दूसरी चीज देशभक्ति। तीसरी चीज आपने जो बोला रास्ते के कनेक्टिविटी का, इसमें मैं कहूंगा दो चीज। पहले तो मैं ये कहूंगा कि मीडिया में जो आते हैं उस पर जरा ध्यान भी ना दीजिए, और अच्छी बात यह है कि कुछ कुछ मीडिया वाले इस पे ध्यान देकर मतलब कि आगे बढ़ा भी रहे हैं। अब देखिए, पहले तक तो दिक्कत थी, लेकिन पिछले, देखिए मैं कोई उसमें किसी को बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो मेरा खुद का अनुभव है मैं वही बता रहा हूँ। पिछले आप 10-12 साल में देखिए, हमारे वहाँ पे कनेक्टिविटी ऐसे कोई गाँव नहीं होगा। अब तो हमें ढूंढने पड़े। उस दिन हम दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, अधिकारी के साथ बैठे हुए थे, तो उनसे जब बातें की कि हमने पूछा कि सर कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सा ऐसे गांव है जहाँ पे रास्ता नहीं पहुंचा, तो वो लोग भी सोच में पड़े। खास करके इसके लिए तो मैं अपना, अभी देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं पेमा खांडू जी, इन दोनों के नेतृत्व में इसको मैं लोगों से कहूंगा कि मतलब कि इसको अलग सच में ना रहे, पॉलिटिकली ना ले बिल्कुल, लेकिन डेवलपमेंट में अगर पूछा जाएगा, कनेक्टिविटी स्पेशली में, हमारा प्रदेश में आज के दिन में सुपर कार चल रहे हैं, रैली हो रही है, लोग गाड़ी जो महंगी महंगी जो सुपर कार्स होते हैं उसको बुक करके अरुणाचल लेके आके वहां पे 100-200 क्या होता है, 100-150 स्पीड में मतलब कि दौड़ा रहे हैं। तो आप इससे समझ जाइए कि जिस रास्ते पर सुपर कार चल रही है वो रास्ता कैसा हो सकता है। कनेक्टिविटी का जो है, हाँ दिक्कतें हैं, जैसे बरसात के दिन में मानसून के समय पे हाँ भूस्खलन होता है, वो तो ऑब्वियस है, फ्लड्स आते हैं उसमें आते हैं, कहीं फिर वो बन भी जाते हैं। तो इसलिए मतलब कनेक्टिविटी के साथ विषय पर अगर हम लोग बात करें तो वो एक जमाना था जब एक गांव से दूसरे गांव जाने में 3 दिन लगते, मैं तो भी पैदल चला। आप वही गांव जाने के लिए आप कैपिटल से निकलिए 8 घंटे में पहुंच जाते। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, ईटानगर से तवांग पहले 2 दिन लगते थे। पहले दिन जाओ बोमडिला या दिरांग में रुको, अगले दिन वहां से फिर निकलो, फिर तवांग पहुंचो। अब आप सवेरे निकलो नाश्ता करके, शाम का भोजन आप आराम से, मतलब शाम का चाय उसका भोजन आप तवांग में आराम से कर सकते हैं। तो ये है कनेक्टिविटी की कहानी। अभी तो काफी टूरिज्म में भी वहाँ पे काम हो रहा है, और मुझे लगता है कि पिछले काफी दिनों से, मतलब पिछले अगर 8-10 सालों की बात करें तो उसमें टूरिज्म में काफी संख्या की वृद्धि भी हुई हो, लोग बड़े भी हैं वहाँ जाने वाले।
एक्साइटेड भी रहते हैं वहाँ घूमने के लिए। जी जी बिल्कुल। हाँ, जहाँ तक टूरिज्म का है, एक रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म के ऊपर में खासकर हमारा सरकार भी ध्यान दे रही है और हमारे लोगों में भी। मैं तो ये कहूँगा, आपने अभी यहाँ भी दिल्ली में ही कुतुब मीनार है, वो देख लिए। आपने यहाँ पे पास में ही आगरा है, ताजमहल, वो देख लिए। आप राजस्थान घूम आए, किले देख लिए। लोग गोवा जाते रहते हैं घूमने के लिए, हिमाचल जाते हैं क्योंकि बर्फीला पहाड़ देखने के लिए वहाँ ठंडा। हम तो ये कहते हैं देशवासियों से कि हम लोग उत्तर पूर्व आइए, खास करके हमारे अरुणाचल में आइए। अरुणाचल में आपको जो कहते हैं ना वर्जिन फॉरेस्ट, वर्जिन, मैं तो यही कहूँगा वर्जिन टूरिज्म, तो अनछुआ हो, अब तो बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे आपको जिस तरह का चाहिए टूरिज्म, आप धार्मिक करना चाहे, धार्मिक टूरिज्म भी है। आपको एडवेंचर चाहिए, वो भी है। कल्चर भी, वही भी, वो भी आपको मिल जाएगी। 26 तो हमारे जनजाति हैं वहाँ के अलग अलग, और 100 से भी ज्यादा उसके मतलब की जो सब ट्राइब्स है। तो आप समझ लीजिएगा कितने सारे मतलब की एकता में, मतलब विभिन्नता में एकता है। नहीं, आप कह रहे हैं कुछ नया एक्सप्लोर करना है हाँ, तो बिल्कुल। अरुणाचल है। अब जरूर है, पुरानी जगह तो पड़े हुए। वो तो बड़े हुए हैं। अब बर्फ का जो लोग मजा लेने को यहाँ से जाते हैं, मसूरी जाते हैं, यहाँ से जैसे हिमाचल जाते हैं, या फिर जम्मू एंड कश्मीर जाते हैं, लद्दाख जाते हैं। मैं तो कहता हूँ जी, मैं को भी बाइक राइड करता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि बाइक राइड करना आप वहाँ आइए। मतलब सब आपको मैंने पहले जो बताया, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक अरुणाचल के, या वेस्ट से शुरू करके ईस्ट तक, तवांग से लेकर आप जीरो वैली, तवांग में तो वर्ल्ड का बहुत बड़ा मत है। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री हमारे वहाँ पे तवांग ही है। उससे पहुँचने से पहले तो मेरा खुद का गांव है, जो 2023 में ये रूरल टूरिज्म का सिल्वर कैटेगरी में अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड। वो बहुत लोग आते हैं वहाँ पे तवांग में। जैसे मैंने कहा कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री जो वम्पा जो मठ कहते हैं, उसका आप बीच में ये जीरो वैली है, जहाँ पे सिद्धेश्वर नाथ जी का दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग वहाँ पर है। उससे थोड़ा आगे जाइए, मिल चुका है, जहाँ की सुंदरता, मतलब स्विट्जरलैंड आपको जाने की जरूरत नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि वो हमारे यहीं पर है स्विट्जरलैंड। उससे आगे जाए नामसाई, जहाँ पे गोल्डन पगोडा, और उससे आगे अगर जाइए धार्मिक स्थान चाहिए तो परशुराम कुंड आपके पास है। और इस बीच में अब असम से जुड़ा हुआ मालदी थाना है, जो लिगाबली के पास है, सिलापथर के पास है। तो आप बताइए कौन सी जगह चाहिए आपको, क्या करना है, कौन सा टूरिज्म करना है, हमारे वहाँ सब कुछ है। आप बातें अरुणाचल की कर रहे हैं, खुद अभी दिल्ली में रह रहे हैं। जी दोनों में से कोई एक चुनना हो, अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली, जी। तो आप अपने रहने के लिए कहाँ पे चुनेंगे, दिल्ली या अरुणाचल प्रदेश? देखिए, आपने ये तो बड़ा ही एकदम कठिन सवाल पूछा है। दिल्ली तो देश की धड़कन है, अपना भी दिल के धड़कन, लेकिन आत्मा अरुणाचल में है। यहाँ पे आपको मतलब कि काम करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं, ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन घूम फिर के अगर आपको अगर रहना है, हाँ काम के सिलसिले में आप यहाँ आइए, लेकिन अगर रहना है, चुनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जरूरत दोनों है। क्योंकि वहाँ की हवा या वादियाँ, जो वहाँ के जंगल, नदियाँ, और जो लोग खास करके, तो वह जिस तरह मैंने कहा, दिल यहाँ हो सकता है लेकिन आत्मा अरुणाचल में ही है। अभी तो काफी एक शो में भी अरुणाचल की एक लड़की का वीडियो वायरल भी हुआ पूरे देश में, जी जिसमें वो बताती भी है कि पहाड़ों में रहते हैं इसलिए हम लोग ज्यादा बेटर हैं और दिमाग फ्रेश रहता है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल। मैं हमारे वहीं के लड़के काफी, मैं उसको मैं बहुत सराहता हूँ, मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। और उन्होंने जो कहा एकदम बिल्कुल सही कहा। उन्होंने शुरुआत में कहा था कि पहाड़ों में रहकर ना इतना फ्रेशनेस है कि हमारा दिमाग खाली रहता है। वो बिल्कुल सही है, और बाद में कहा कि फ्रेश रहता है। लेकिन मैं उनको मैं बोलता हूँ कि आपने जो शुरुआत में कहा ना खाली रहता है, बिल्कुल, क्योंकि वहां पे आप प्रकृति के साथ में जब जुड़ जाएंगे। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, नदी के किनारे जंगल के बीच में आप जाके बैठे, सचमुच में आपका दिमाग खाली, कुछ आपके दिमाग में आएगा ना कि यार मैं आराम करके, और मैंने खुद अनुभव किया हुआ है। खाली इन द सेंस आप निगेटिविटी से नहीं कह रहे हैं कि नहीं, कोई निगेटिविटी? कोई नेगेटिविटी नहीं है। जी। खाली इन द सेंस कि मतलब आपको मतलब इतना शांत कर देंगे, आपका मतलब कि जितने आपके ये टेंशन वगैरह होंगे या कुछ सोच रहे होंगे जिसकी वजह आप बहुत परेशान हो रहे होंगे, वो सारे मिट जाएंगे, आराम से सो जाइए। बस जब उठेंगे तो इतने फ्रेश होंगे, तो वो फ्रेशनेस आ जाती है। और पहाड़ों में अगर अब जब हम बात करते हैं तो किसानों की भी बात करेंगे।
किसान लोग जब वहाँ पे कुछ भी उगाने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है, जो हम लोग अक्सर सुनते हैं हिमाचल का, उत्तराखंड का। तो वैसे में अरुणाचल कितना अंतर है, वहाँ पे कितना किसानों को अपनी खेती गृहस्थी या बाकी जो फसलें उगानी होती है वो कैसे करते हैं वहाँ? देखिए, धरती तो एक ही है, लेकिन उसमें अनाज उगाने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। हमारे वहाँ पर जैसे एग्जांपल मैं एक देता हूँ, हमारे वहाँ पे चावल उगाते हैं। हमारे वहाँ पे जो नॉर्मल जो चावल पानी वाले जो हैं वो भी उगाते हैं, और ऐसे चावल भी उगाया जाता है जिसमें पानी की मात्रा कम लगता है, जो पहाड़ों में उगाया जाता है, तो वो चावल सब भी उगाए जाते हैं। और हमारे जो पारंपरिक जो झूम कल्टीवेशन है वो अब भी कुछ कुछ जगहों पे होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि मतलब कि एक तरह से झूम कल्टीवेशन अगर कहें तो जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं वो लोग कहते हैं कि ये सही नहीं है, गलत है, लेकिन कभी कभार लगता है कि ये सही भी है। हमारे अगर नज़रिए से देखें, हमारे किसान नज़रिए से देखें, वो इसलिए क्योंकि आप एक जगह पर एक या दो साल आप उसमें मतलब कि अनाज उगाते हैं, उसके बाद में फिर आप अलग जगह जाते हैं तो उस जगह को छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे नए फिर पेड़ पौधे उगने लगते हैं। तो वो कल्टीवेशन में होता है। अब जैसे मतलब कि जगह होगा उस हिसाब से आपने को धरना है, तो कठिनाई तो होती है, लेकिन इन कठिनाइयों से ही आदमी सीख कर आज के दिन में हमारे वहाँ पे आपको मैं ऐसे बता देना चाहता हूँ, रेड राइस तो ब्राउन राइस भी होता है, हमारा वो होता है, इससे पानी कम लगता है, चावल बहुत उगते हैं। हॉर्टिकल्चर के उसमें आप संतरा कह लो बहुत ज़्यादा हमारे वहाँ पे होता है, और संतरे के ऊपर ही दाम्बू ऑरेंज फेस्टिवल होता है, आप ये समझ लीजिए। उसके बाद में आप हमारे वहाँ पे आइए, जैसे मेरा जो गांव है शहर, वहाँ पे सेब उगता है, और हमारे पूरे वेस्ट कभी के पूरे अरुणाचल में आप कीवी आप पूछ लीजिए, परसिमम जो एक समय में सोचते हैं बड़ा एकदम यार बड़ा कॉस्टली है, मिलेंगे नहीं हमारे देश में, हमारे वहाँ उगते हैं। सेब तो एकदम मैंने पहले ही बता दिया, अखरोट टमाटर सारे वहां से एक्सपोर्ट हो रहे हैं आज के दिन। तो वही तो है, मतलब ये नहीं कि मतलब कि पहाड़ है तो हम मुसलमान हैं। अगर आपको चुनौती मिलती है वो चुनौती आपको मिलाता भी है मजबूत होने के लिए, तो उसी से लेकर आज एकदम हमारे वहाँ पे मतलब जो खेती से कमाने वाले लोग बहुत हैं, और जो लाखपति भी बोलते हैं ना, लाखपति लोग बहुत हैं, ये मैंने खुद देखा हुआ है। अगर आपको किसी अपने मित्र को मनाना हो कि अरुणाचल घूमने आए, तो आप उनको क्या अनुभव शेयर करेंगे या किस तरह उन्हें लुभाएंगे अरुणाचल आने की? ये शायद थोड़ा ओवर कहेंगे लोग सुनेंगे तो, लेकिन मैं हमेशा जब भी मैं अपना देश के बारे में लिखता हूँ या अपना तब मैं एक हैशटैग लगाता हूँ, आवर ओन हेवन ऑन अर्थ, स्वर्ग देखना है तो आप जरूर आइए, मैं ये कहता हूँ। क्योंकि हमारा वहाँ में जिसने मैंने कहा वेस्ट से लेकर ईस्ट तक मैंने सारे गिना दिए भाई। आपको अगर कुछ अलग देखना है, साथ में आपको अतिथि देव भाव का मूल्य जो होता है वो देखना है, और देशभक्ति देखनी है, आप अरुणाचल जरूर आइए। और जहाँ पर सूरज के पहले किरण शुरुआत होती है वहाँ आप आइए। वहाँ आने के बाद में आप अपने देश को देखने का आपका नजरिए बदल जाए। मैं तो यही कहूँगा आइए, मैं तो सबसे विनती करूँगा आप समय निकाल के एक बार अरुणाचल आके देखिएगा, आपका नजरिया जरूर बदलेगा देश का। और आप सोचेंगे वहाँ पे बच्चे बच्चे आपको जय हिंद करके आपको सलाम नमस्ते बस ये करके आपको स्वागत कर। और वहाँ पे जो होम स्टेस हैं लोगों के साथ रहिए, उसका अनुभव भी होगा। तो कि कोई अगर अरुणाचल आता है तो उसको क्या अनुभव करना चाहिए, क्या उसको कोई एक भोजन जो उसे खाना ही चाहिए कंपलसरी, कहीं एक जगह जहाँ जाना ही चाहिए, मैंडेटरी है उसको जाना, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो उसको निश्चित ही करना चाहिए, ऐसा कोई एक एक एग्जांपल अगर बताए तो? देखिए, इस चीज में अगर एक जगह बोलूंगा तो ये नाइंसाफी होगी, लेकिन अगर हाँ आपने पूछ ही लिया है तो इसका मैं कहूँगा एक जगह नहीं, एक जगह अगर बोलूंगा तो मैं पूरा अरुणाचल को एक जगह बोल, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जिसने मैंने कहा मेरा एक छोटा सा गाँव है शहर, वहाँ आइए आप, लोग आने लग गए हैं। वहाँ से तवांग है, बौद्ध मठ पहले मैंने बता दिया है, वहाँ जाइए, जीरो की खूबसूरती, महादेव दर्शन, वहाँ से नीचे आइए मानकान आइए, वहाँ से गोल्डन पगोड़ा जो जो थाईलैंड में जो बौद्ध बनाते हैं उनका वो बौद्धिक स्थान है,
गोल्डन पगोड़ा वहाँ पर है, और वहाँ से भी प्रसाद प्रसाद में जनजाति जरूर आई। अब जहाँ आपने बोला कि खाने के बारे में, वैसे तो हर जनजाति के अलग अलग हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी आए वो आके बांस में बना हुआ खाना, बैम्बू में बना हुआ जो पकाया हुआ खाना, वो जरूर ट्राई करें, वो जरूर ही ट्राई करें। और आपने जो लास्ट में जो पूछा क्या अनुभव करना चाहिए, मैं कहूँगा होटलों में मत रहिए, होम स्टेज में रहिए, होम स्टेज में रहिए, लोगों के बीच में रहिए। तभी तो आपका जो मैंने पहले बोला था, देश का नजरिया, देश के ऊपर जो नजरिया है वो बदल जाएगी। तो लगता है मुझे कि मतलब मैं तो सबसे ये आग्रह करूंगा कि दोबारा कि समय हो, समय निकाल के एक बार जरूर आइएगा पाचक। जितनी खूबसूरती आपने मतलब नहीं देखी होगी वो आप वहां पे आकर देख सकते। आपको जिस तरह का है, शुरुआत से मैंने कहा था, धार्मिक या एडवेंचर चाहिए आपको, या कल्चर चाहिए, या आपको मतलब कि प्योर वर्जिन फॉरेस्ट, क्योंकि 80% हमारे प्रदेश के जो जमीन है लगभग लगभग 84,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, उसमें 80% अभी भी जंगल से भरा हुआ है। उस सब के लिए सब कुछ है। इसलिए मैं तो सबसे विनती करूंगा कि जरूर आइएगा हमारे प्रदेश में। बस आगे बाद में फिर एक ना एक दिन आपके ही चैनल में सब लोग लिखेंगे मतलब आपके चैनल देखकर गए थे, अनुभव इतना बढ़िया रहा कि कभी नहीं बोला थैंक यू बोल। देश को देखने का एक नया नज़रिया चाहिए तो आप ज़रूर अरुणाचल जाइए। और जैसा सांगे जी ने बताया कि वहाँ पे जाके वो फ्रेशनेस, वो खुशबूदार, वो देशभक्ति जो वहाँ के लोग डेली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो एक बार हमें भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। हम आप सबसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि देश को देखने का एक नया नज़रिया अपनाइए और थोड़ा सा घूमिए, एक्सपीरियंस कीजिए, एक दूसरे जगह पे जाइए, कुछ उनके कल्चर को सीखिए, कुछ अपने कल्चर को सिखाइए और मिलके एक सशक्त देश बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे और ऐसे ही अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में बातें करते रहेंगे। आवाज़ हमेशा आपके लिए उठाते रहेंगे, अपनों के लिए, सपनों के लिए।